So we are back with another session in our fundamental physics series where we will be dealing with light as a force now. And we have already covered 4 lectures, which were comprising of the class 6th, the class 7th, and partial class 8th topics from the NCRT. And let us say where we are at right now. And we are still at the class 8th juncture, where we are studying about the types of images that are formed by different reflecting surfaces like mirrors and lenses, and that was covered in the first class 7th portion here. And then now we are dealing with some things in a little detail in class 8 section. So let us quickly go through a quick revision as to what we have learned in the first part of the class 8 series, and everything is right about here on your screens. So the first part, the first thing that we learned was about the visibility of objects. कोई भी चीज हमें क्यों दिखती है उसके पीछे का रीजन हमने जाना कि when it is only when light from an object returns or enters our eyes that we see the object. So किसी भी चीज का दिखना हमारी आंखों को वो तभी पॉसिबल हो पाएगा when there will be light. लाइट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर जो कि हम, ये 3 चीजें जरूरी हैं किसी भी इंटरेक्शन ऑफ लाइट को देखने और समझने के लिए. So in our case, like in this image that we studied, light coming from the sun, that is a natural light, gets reflected from that object which is the rose, and then it is perceived through a very complex mechanism जो कि हम आज के अपने लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, the human eye के बारे में. So this is how it takes place on the outside. Then we moved on to the observation part, in which we learned कि light जो है पूरे एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, किसी सर्टेन रूल्स को फॉलो करती है, या फिर अपने मन से कैसे भी एक आर्बिट्ररी वे में मूव करती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है, वो हमने देखा. सो वी ऑल्सो न्यू फ्रॉम आवर क्लास 6 एंड क्लास 7 पोर्शंस की लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे जिसकी वजह से ये प्रूव हुआ था. एंड देन बिकॉज इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, हमने यहाँ पे रेज का, रे वर्ड का यूज किया. अ स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट या स्ट्रेट लाइन को रे कहते हैं मोस्टली, जिसका कोई जिसका एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है और दूसरी साइड वो इन्फिनिटली चली जाती है. इसको मैथमेटिकली रे कहते हैं. एक डायरेक्शन में जाने वाली लाइन जो कहीं एक सर्टेन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है ओ से, और फिर एक सर्टेन डायरेक्शन में वो चली जा रही है. तो एक एरो बेसिकली एक रे होती है, और एक लाइन वो होती है विच हैज नो एंड, उसका कोई छोर नहीं होता, लाइन दोनों तरफ निकलती हुई जाती है फॉर इन्फिनाइट लेंथ. तो यहाँ पे रेज का वर्ड हमने यूज किया था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. ये हमारे अपैरेटस की ऑब्जर्वेशंस थी. तो ये 2 इन्फरेंसेस हमने इस डायग्राम से लिए थे. प्लेन मिरर के रेफरेंस में कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब एक प्लेन मिरर पे जब लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये इस फिनोमेनन को फॉलो करते हुए जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जिस एंगल पे लाइट पड़ रही है मिरर पे और जिस एंगल से वो वापस जा रही है, वो दोनों सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं. एंड उसी मतलब किस एंगल पे पड़ रही है लाइट मिरर पे, उसको रेफर करने के लिए, रेफरेंस के लिए एक लाइन बना दी गई नॉर्मल, कि भाई इस नॉर्मल लाइन के रेफरेंस में हम वो एंगल आई और एंगल आर हम डिनोट करेंगे. तो दैट वाज द नॉर्मल. और इसी सब से रिलेटेड एक और इन्फ्रेंस हमें मिला कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑल इन द सेम प्लेन. ये सेम प्लेन क्या होता है ये हमने जाना उस वीडियो में जो हमने देखी थी लास्ट क्लास में हमारे, कि जब इस प्लेन को उन्होंने हल्का सा ऐसे टिल्ट किया तो हमें दिखा कि लाइट जो भी है, जैसे ये हाथ मेरा,
ये एक प्लेन है, अगर मैं इसको सीधा दिखाऊं मिरर पे तो कैमरा पे, तो ये टू डिमेंशनल ही दिखेगा आपको, लेकिन अगर मैं इसे हल्का टिल्ट कर दूं तो यू कैन सी ऑल्सो अ थर्ड डिमेंशन इन इट। अगर कोई लाइट ऐसे स्ट्रेट अगर इस पे पड़ रही है, यहाँ पे ऐसे पड़ रही है, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन दिस प्लेन, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। कोई अगर ऐसे पड़ रही है तो प्लेन ऑफ लाइट जो हो गया अब ये बन गया, तो उसमें ऐसे पड़ के यूं ही निकल के जाएगी। इस डायरेक्शन में आ रही है तो ऐसे जाएगी, ये एंगल नॉर्मल से इक्वल बनाते हुए जाएगी। सो दिस वाज द सेकंड लॉ, कि वो बताना चाह रहे थे कि कर्व नहीं होती लाइट, कहीं भी अपना प्लेन चेंज नहीं करती, स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करेगी। तो ये जो तीनों यहाँ पे रेज हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये हमारी इमेजिनरी नॉर्मल, ये जो है एक ही प्लेन में लाई करती हैं विद द प्लेन ऑफ द मिरर। देन वी केम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब ये हमारे नेचुरल ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन एक आइडियल सिनेरियो है, आइडियल केस है जहां पे कि एकदम परफेक्टली स्मूथ हो रिफ्लेक्टिव सरफेस। हालांकि मिरर्स जो हैं, जो लाइट हमें अच्छी रिफ्लेक्ट करके अच्छी इमेजेस दिखाते हैं, जो हमारे घर के व्यूइंग नॉर्मल मिरर्स हैं, वो सभी रेगुलर रिफ्लेक्शन ही करते हैं, बट देयर इज नो सच थिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज एन एब्सोल्यूट। कुछ ना कुछ पोर्शन उसकी एक डिफरेंट शैडो का, इमेज का रहता ही है। सो इन एन आइडियल केस वेयर देयर इज अ परफेक्टली स्मूथ मिरर, ऐसा होना चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पैरेलल रेज जो आ रही हैं लाइट की, वो जिस एंगल पे पड़ रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। ये तो हमारा लॉ हमें कह के देता है यहाँ पे, दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, दिस विल नेवर बी फॉल्स। लेकिन इन टोटालिटी जो ये रिफ्लेक्टेड इमेजेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, यहाँ वाली, ये वाली जो लाइट इमेजेस हैं, यहाँ पे जो दिख रही है हमें ब्लू वाली, ये सारी एक ही डायरेक्शन में पैरेलल जाएं। इसके लिए जरूरी है कि ये जो मिरर है हमारा वो एकदम परफेक्टली स्मूथ हो। तो एज द डेफिनेशन सेज, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. Images are formed by regular reflection. ये हमें याद रखने वाली चीज थी। इमेजेस के फॉर्मेशन के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन लाइट एक ऑब्जेक्ट से टकरा के लेके आ रही है अपने साथ, वो प्रिजर्व रहेगी, तभी इमेज बन पाएगी। अगर वो बिखर जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर एक इरेगुलर सर्फेस है, एक स्मूथ सर्फेस नहीं है, थोड़ा रफ सर्फेस है, लाइट जो नेचुरल सनलाइट आ रही है हमारे पास, या कोई भी एक लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, वो पैरेलल फॉर्म में ऐसे गिरते हुए दिखेगी सरफेस पे। एंड वो अपना ये लॉ जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको फॉलो करेगी। अब यहाँ पे भी हर पॉइंट, एट एनी पॉइंट वेयर द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्फेस, वहां पे ये लॉ फॉलो होगा ही होगा। तो अगर यहाँ पे ज्योमेट्री से बना के देखा जाए तो ये आई एंड आर जो है इसका इक्वल ही आएगा। I1 R1 I2 R2 करके हमने बहुत सारे बनाए थे। सो ये चीज हम देख चुके हैं। बट इन टोटालिटी, क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, अगर इसको हम इन टोटालिटी देखें या बड़े तौर पे देखें, मोटे तौर पे, तो ये स्मूथ नहीं दिख रहा है, ये इरेगुलर है। इसलिए जो इससे रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो भी इधर उधर बिखर जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. So ये इतनी चीजें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से। फिर हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स देखे थे which were repeated from our class 7th portion, इसलिए हमने इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया था, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या हैं। अगर ऐसे रेगुलर तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन मिरर से या फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिरर से, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन जो लाइट लेके आई वो पूरी वापस चली गई आइडियली। यहीं पे अगर हमने एक और मिरर लगा दिया तो वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी लाइट रेज, एंड दिस विल गो ऑन एन नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक कि वो पूरी इंफॉर्मेशन या तो खो ना जाए, या फिर रियल सिचुएशन में हमेशा हमने देखा है कि कुछ लॉस जरूर होता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी में। तो जब तक वो एनर्जी की इंटेंसिटी खत्म ना हो जाए तब तक वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी, एंड दैट विल
जस्टिफाई मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, एंड उसी के साथ साथ कंसेक्यूटिवली और कॉन्सिक्वेंटली इमेजेस भी बनती जाएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमेज भी बनेगी, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेजेस फॉर्म होती हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। सो दैट वाज द केस। एंड देन फिर से सनलाइट का पार्ट आता है, वेदर इट इज वाइट और कलर्ड, ये भी हमने जान लिया है न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट से, जब वो एक डिस्क बनाई गई जिसपे रेनबो के सारे कलर्स जो स्पेक्ट्रम के होते हैं वो बनाए थे हमने, और फिर उनको जब काफी तेजी से रोटेट किया तो दिख गया कि वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है या परसीव होने लगती है हमारी आंखों को व्हाइट लाइट जैसे। चलिए फिर, the revision part is done. Let us move on to today's topic. So the first topic that comes to our attention is the topic 16.7. What is inside our eyes? तो आइए अब हम अपने आंखों की बायोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। एंड जैसे कि एकदम अपनी स्टार्टिंग क्लासेस से हम देखते आ रहे हैं कि नो साइंस इज वेरी डिस्क्रीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्शंस मिल ही जाएंगे साइंस में। जैसे कि एक वेन डायग्राम बनाया था साइंस का, ऐसे कहीं पे ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, एंड देन ये बायो है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, कहीं पे कहीं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं केमिस्ट्री बायो कर रहा है, कहीं फिजिक्स एंड बायो कर रहा है, कहीं पे तीनों मिल रहे हैं। तो इनका काम यही है, ये बेसिकली एक बड़े सर्कल का पार्ट है साइंस का। उसकी डेफिनेशन यही होती है, स्टडी या स्पेसिफिक स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। तो अब जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें बायो की बात कहाँ से आ गई, थिंकिंग अबाउट दिस, तो ये इसीलिए क्योंकि हमारे इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें बायोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। पूरी फिजिक्स हम पढ़ते जाएंगे लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली उस फिजिक्स को ऑब्जर्व कर कैसे पा रहे हैं अपने शरीर से या अपने सेंस ऑर्गन से। तो इट विल बी वर्थलेस, या फिर इट विल नॉट हैव अ पर्पस टू आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट। इसलिए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायोलॉजी ऑफ आवर ह्यूमन आई। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द आई लेबल्ड हियर, क्योंकि यही मोटी जो पार्ट्स हैं ये हमें याद रखने हैं हमारे पर्सपेक्टिव में यूपीएससी के। एंड उसको चलिए एक एक करके धीरे धीरे देखते हैं। So the first observation that we have from our eye is that it has a roughly spherical surface. Roughly spherical क्या हुआ, ये जो आई का स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये एक स्फीयर जैसा दिख रहा है। स्फीयर मतलब एक थ्री डिमेंशनल सर्कल। एक थ्री डिमेंशनल सर्कल को स्फीयर कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ, अर्थ भी एक रफली स्फीयर है, एक रफ स्फीयर, एक कंप्लीट वो स्फेरिकल सरफेस में नहीं है। उसको कभी कभार उसे एक ऑब्लोंगेटेड स्फीयर कहते हैं या फिर हल्का डिप्रेस्ड स्फीयर कहते हैं। उसकी उसके शेप को कुछ और कहते हैं, कंप्लीट स्फीयर नहीं है। तो इन आइडियल कंडीशंस स्फीयर इज अ कंप्लीट थ्री डिमेंशनल सर्कल, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मसल्स एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड पार्ट्स, तो ये एक जीता जागता एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट यूसेस। इसलिए ये लगभग एक स्फीयर जैसा है। द आउटर कोटिंग of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. तो ये जो आउटर पार्ट है हमारी आई, इसका जो हम देखते हैं आउटर पार्ट, ये जो व्हाइट पार्ट हमें दिखता है, ये कलर आता है इससे, यहाँ से जो व्हाइट पोर्शन पूरा दिख रहा है हमें, यहाँ से कलर आता है व्हाइट। व्हाई इज दैट? क्योंकि भाई एक जो शेल होता है किसी भी चीज को बचा के रखने का, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो हार्ड होनी चाहिए, तो दैट उसको फिजिकल डैमेज से बचा के रखे, सामने आने वाली गंदगी धूल इन सबसे बचा के रखे। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया। अब हमारे आंखों में जो
जो ये वाला पार्ट आता है ब्लैकिश वाला, जो पूरा एरिया जो हमें अट्रैक्ट कर रहा हो हमारी आई में, व्हाइट पार्ट के अलावा जो ब्लैकिश पार्ट है पूरा, उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है जो जो लेंस जैसी दिखती है। हमारे लेंस बेसिकली अंदर होती है, लेकिन उसके बाहर एक आउटर कवरेज है। जैसे हमारे फोन में एक ग्लास है, राइट, जिसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और बहुत तरह के नाम दिए जाते हैं। एंड देन उसकी जो स्क्रीन असली होती है विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस द इमेज, वो अंदर होती है। ये बात आप लोगों को पता होगी। वैसे हमारी आईज में भी जो लेंस एक्चुअली चीजें देख रही है वो अंदर है, और उसके पावर एक ग्लास की लेयर है जो लाइट को और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देती है अंदर आने के लिए, वो कॉर्निया। और इसी में हमारे लाइट को एंटर कराने वाले कई सारे मैकेनिज्म्स हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस। अब ये जो काला भाग हमें दिख रहा है अपनी आंखों में, काला या फिर ब्राउन, या फिर सम पीपल हु आर ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज, उन लोग के पास ग्रीन कलर भी होता है, ब्लू भी होता है, कुछ लोगों के पास रूबी कलर भी होता है, हल्का मरूनिश। तो वो सारा इस आइरिस नाम की चीज का खेल है। एंड ये पार्ट जो यहाँ हम देख रहे हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये जो है ये मसल है एक तरह की आंख की हमारी, जो कंट्रोल करता है इसको। द नेक्स्ट थिंग कॉल्ड द प्यूपिल, जो बड़ा सर्कल है हमारी आई का, उसके अंदर जो एक छोटा सर्कल आता है, दैट इज द प्यूपिल। वही एक्चुअली लाइट को हमारे अंदर ले जाता है। जो होल, जो पिन होल है हमारी आंखों में, दैट इज दैट प्यूपिल, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। तो हमारा जो ये आउटर वाला पार्ट है, ये आंख के अंदर जो कलर आता है, कलरफुल जो मस्कुलर पार्ट है, दैट इज द आइरिस। एंड जो छोटा वाला पार्ट है ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड द प्यूपिल। एंड उस प्यूपिल जो ओपनिंग है छोटे वाले पुतली की, उसको वो बड़ा या छोटा करने का काम करता है आइरिस। और ये और दो ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं कि द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई व्हिच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। तो जो हमने अभी बात की कि द आई कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, बी इट ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, मरून, व्हाटएवर, ये सारा कुछ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इस आइरिस की। फिर द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। वही हमने जाना कि साइज ऑफ द प्यूपिल कंट्रोल होता है आइरिस से, एंड प्यूपिल में ही लाइट अंदर जाती है, वो जगह, वो ओपनिंग, तो उसको बड़ा या छोटा करने का काम आइरिस करता है। एंड उसको अगर आप एक और तरीके से घुमा के लिखें तो आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, डायरेक्टली आइरिस ही कंट्रोल कर रहा है आपकी अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग इनसाइड द आई को। ये हो गया। फिर अब हम अंदर आते हैं आई के अंदर, और ये आउटर अपैरेटस था, अब इनर अपैरेटस पे जाते हैं। The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. तो ये जो पूरा एरिया है इतना सा, यहीं पे हमारी इमेज बनती है। अब जैसे हम लोग अभी तक वो देखते आ रहे हैं हमारे अपैरेटस में कि ये एक सरफेस है, इस पे हमने एक लेंस रख दीजिए, मान लीजिए लेंस रखी हुई है ऐसे, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी है, ये एक स्क्रीन है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अभी तक ऐसे ही कुछ हम लोग इमेजेस देखते आ रहे हैं, कैंडल जल रही है, तो इसकी यहाँ पे लाइट जो है यहाँ से निकलती हुई ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे बाहर की तरफ, कुछ यहाँ पे एक इमेज बना रही होती है इन्वर्टेड सी। तो यही काम हमारी जो आंख की जो स्क्रीन है, वो ये रेटिना करता है। सो द रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आवर आईज। जो इमेज को, अपने सामने दिखने वाली ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को जो अपने अंदर बनाता है इमेज के फॉर्म में, दैट इज द रेटिना। The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. Retina contains several nerve cells and they are of two types. अब ये इसकी कंस्टिट्यूएंसी बता रहा है कि रेटिना किस चीज से बना होता है, किन छोटे पार्ट से बना होता है, उसको यहाँ पे समझा रहे हैं।
एंड जो फर्स्ट क्लास में कई लोगों ने आंसर दिया था कि व्हाई डू वी सेंस कलर्स, तो ये चीज यहाँ पे आंसर दी थी लोगों ने रॉड्स के बारे में. So these are the two types of cells which make up या units of this retina. रेटिना के जो दो यूनिट्स हैं रॉड्स एंड कोन्स, इन्हीं दोनों के उससे बनता है मिक्सचर से रेटिना का सरफेस. एंड कोन्स की स्पेशलिटी होती है दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड कोन्स सेंस कलर. तो जो ब्राइट लाइट सेंस करने वाला हमारा पार्ट है वही लाइट को देख पा रहा है. एंड ये हमारे नेचुरल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया जो सनलाइट है दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स जो हमने देखा था, 7 ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स, 7 मेजर सेक्शंस ऑफ दैट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स विबग्योर वाला. तो जो पार्ट ब्राइट लाइट से सेंसिटिव है वही पार्ट हमारा लाइट के कलर्स को भी देख पा रहा है. एंड दैट इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. एंड ये हमें बताता है कि हम नेचर से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं. कोन्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड दे आर द कलर सेंसर्स ऑफ आवर विजुअल apparatus. दैट बीइंग सेड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि द सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. अच्छा, अब यहाँ पे इमेज बन तो गई, ये भी हमने देखा था स्क्रीन पे जो इमेजेस ले सकते हैं वो रियल इमेजेस होती हैं. अब हमारा दिमाग जो है उसे पढ़ पाए या फिर हमारे कॉन्शियसनेस को वो सेंसेशन मिले कि कुछ हम देख रहे हैं, वो काम ये ऑप्टिक नर्व करती है. ये सारी इंफॉर्मेशन जो इसने यहाँ रेटिना पे बनी उसको कंडेंस करके दिमाग तक पहुंचा देती है. एंड देन ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन. दिमाग हमारा उस इंफॉर्मेशन को यू नो कुछ सेंस में कन्वर्ट करता है. हमारी जो बचपन से मेमोरीज बनी है कि किसी चीज को हम देख रहे हैं वो कैसा है, ये एक पेन है, ये हैंड्स हैं, ये एक चश्मा है, ये एक इंसान का चेहरा है, ये सारा कुछ हमारे लर्निंग एबिलिटीज बचपन से जो हमने डेवलप की हैं उससे हमारा दिमाग रिलेट करके वापस हमें सिग्नल भेजता है हमारे पूरे बॉडी को कि भाई हाँ ये देख रहे हैं. So the sensations felt by the nerve cells are then transferred to the brain through the optic nerve. फिर क्या लिखा है, at the junction of the optic nerve and the retina there is no sensory cells, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot. अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं और बहुत लोगों ने किया भी होगा. अगर अपने आप एक एक आई के सामने लगभग 1 फीट या 2 फीट के डिस्टेंस पे एक अंगूठा रखेंगे अपनी एक लेफ्ट आई के एकदम सामने, फिर दूसरा अंगूठा अगर आप ऐसे ले जाके दूर करते जाएंगे धीरे धीरे, तो एक पार्ट ऐसा आता है जब आपको अपना राइट अंगूठा दिखना बंद हो जाएगा. सो वो यही होता है कि आपने अपनी इसका आईज का ब्लाइंड स्पॉट पता कर लिया कहाँ पे है. कि जब अगर ऐसे दिखते हुए कोई चीज अगर आपके पेरिफेरल विजन में है तो वो आपसे मिस हो सकती है. यही कारण होता है कभी कभार कि लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनको मान लीजिए अचानक से कोई दूसरी लेन से, जैसे 2 लेन की सड़क है, बीच में डिवाइडर है और बीच में क्रॉसिंग है, जब आप चल रहे होते हैं और एकदम से कोई आपके सामने दूसरी लेन से चला आता है तो कभी कभार जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो इंसान जो वहां से निकल के आ रहा था वो आदमी के ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ गया, इसलिए आदमी ने उसे देखा नहीं और सही समय पे ब्रेक नहीं लगाया, फिर एकदम से जैसे ही वो आदमी या whoever person is driving that vehicle comes in front of the car, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. तो ये एक अच्छी piece of information है जो हम याद रखेंगे. एंड probably we'll be seeing some questions related to this in our question answer series जब हम अपना कंप्लीट कर लेंगे लाइट सेक्शन टॉपिक पूरा, तब हम देखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आए इससे क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है हमारे. And now we come to a fun fact. 16 FPS. FPS सब लोग जानते हैं क्या होता है? प्लीज चैट पे रिस्पॉन्ड करें फटाक से. कोई भैया ये भी लिख दो कि व्हाट इज FPS, उसका फुल फॉर्म लिख दो. गुड गुड आस्तिक, इट्स फ्रेम्स पर सेकंड. तो ये क्या चीज होती है, हमारी आईज जो है या फिर कोई भी विजुअली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो है जो
लाइट को देखता है, परसीव करता है या इमेजेस बनाता है, वो फ्रेम्स देखता है चीजों के। जैसे हमारी आईज या जो आज के वीडियो रिकॉर्डर्स हैं वो भी यही करते हैं। आंखें सिर्फ एक इमेज ही खींच पाती हैं, कैमरास भी एक इमेज ही खींच पाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कोई चीज नहीं होती है। एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे एक तस्वीर खींची, अम, एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम में एक तस्वीर खींची ऐसे, इसको हम नाम दे देते हैं 1। फिर उससे 2 सेकंड बाद एक तस्वीर खींची, इसको दे देते हैं 2। 3 सेकंड बाद एक तस्वीर खींची, उसका नाम देते हैं 3। तो इस सक्सेशन ऑफ इमेजेस में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे वो डॉट इधर खिसक आया है और तीसरे वाले में वो डॉट यहाँ खिसक आया है। तो इसको अगर हम क्विकली चला के देखेंगे तो दिखेगा कि ये डॉट जो है मूव करके यहाँ चला है। यही होता है सिंपल प्रिंसिपल एक वीडियो का है, मूविंग उसका, मोशन पिक्चर का। पहले वीडियो नहीं बोला जाता था, पहले उसे मोशन पिक्चर कहते थे, मूवीज को भी और एनीथिंग दैट मूव्स को। तो यही सिद्धांत होता है, द प्रिंसिपल बिहाइंड कैप्चरिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर कैप्चरिंग मोशन। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारी ह्यूमन आइज का कि जब कोई ऑब्जेक्ट की इमेजेस या हमारी आंखें कोई मोशन को 16 फ्रेम्स पर सेकंड या कोई चीज ऐसी जो 1 सेकंड में 16 बार मूव कर रही हो या उसमें 16 बार कुछ छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हो, तभी हमारी आंखें उसे परसीव कर पाती हैं मोशन में। नहीं तो वो ब्रोकन दिखेगा। जैसे 16 FPS से कम की अगर कोई आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, अगर आपने किसी ने ट्राई करके देखा हो, अगर आप 15 फ्रेम्स पर सेकंड, 10 फ्रेम्स पर सेकंड, या कुछ लोग अगर कभी गेम्स वगैरह खेलते होंगे एंड उनके कंप्यूटर गेम्स एंड उनके सिस्टम में बहुत पावर नहीं रही होगी तो काफी लैग करते थे उनके गेम्स पुराने टाइम में। तो वो ऐसे अटक अटक के चलते हुए दिखते थे, उसमें एक स्मूथ फ्लो नहीं होता है। सो दिस इज दैट नंबर जो हमारी आंखों को स्मूथ मोशन दिखाने में हेल्प करता है। तो इफ समथिंग इज मूविंग एट 16 फ्रेम्स पर सेकेंड या किसी चीज की इमेज हमारे आंखों में 16 बार चेंजेस दिखा रही है, तब उसे हम स्मूथ मूवमेंट की तरह परसीव करते हैं। एंड इसी से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि जो मतलब इसकी डेफिनेशन ये थी, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। अब ये 16 क्यों आया उसकी यहाँ पे एनालिसिस लिखी है कि जो इमेज एक बार बनती है हमारी आंख में, हमारे रेटिना पे, बैक ऑफ द हेड पे, बैक ऑफ द आई सॉकेट पे, तो वो थोड़ी टाइम के लिए रहती है एंड दैट टाइम इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक के लिए वो इमेज वहां रह जाती है। एंड इफ images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16, then the eye perceives the object as moving. तो यही एक रीजन है कि जो पिक्चर्स शूट होती हैं, हमारे जो सिनेमा वाली पिक्चर्स शूट होती हैं, वो हमेशा एक रूल ऑफ थंब बना हुआ है कि 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे जब वो शूट की जाती है तो हमें बेस्ट एक्सपीरियंस देती है। इसलिए मूवीज देखते समय आप एक्साइटेड इसीलिए होते हैं या आप इंटरेस्टेड होते हैं इसलिए क्योंकि वो इस गोल्डन फ्रेम्स पर सेकंड वाले पे चल रही है। आजकल फोन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोशन आ चुका है, जैसे 60 FPS या 100 FPS या 120 FPS तक पे शूट कर लेते हैं लोग। बट वो थोड़ा अननेचुरल से दिखता है, बहुत क्या कहते हैं जल्दी जल्दी चीजें मूव कर रही होती हैं, तो वो बॉडी हमारा उतना कीन नहीं होता, उतना इंटरेस्टेड नहीं होता उन वीडियोस को देखने के लिए जितना कि वो एक मूवी को देखने के लिए होता है जो थिएटर्स में रिलीज होती है। तो दैट इज द केस। दिस वाज अ फन फैक्ट, ये भी हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो शायद इस पे भी कुछ क्वेश्चन आए। वील सी व्हेन वील बी डीलिंग विद क्वेश्चन। फिर एक जनरल इंफॉर्मेशन का टॉपिक आया 16.8, केयर ऑफ द आईज। ये सबको पता भी है, but let's just go through it in a regimented manner so that whenever we face these problems we can deal with them in an uh, systematic manner. स्पेक्टिकल्स जिनको भी लगे हैं वो जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं जस्ट बिकॉज आपको पसंद नहीं है या फिर इट हैम्पर्स योर स्टाइल या कुछ भी, तो वो बेवकूफ़ी की बात है। स्पेक्टिकल्स अगर आप लगाए रहेंगे तो शायद आपकी आंखें खुद को वापस से रोल बैक करके सही भी कर लें। लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं स्पेक्टिकल्स, अगर आपको नहीं दिखता है दूर का,
और आप बस आंखें गड़ा के ऐसे पढ़ रहे होते हैं, दूर की चीजों को ऐसे करके देखते हैं, तो आप अपनी आंखों पे और ज्यादा स्ट्रेन डाल रहे हैं, उनको आप सही होने का मौका नहीं दे रहे हैं. So if the people who are advised to wear spectacles वो नहीं लगा रहे, they should start doing that. फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अवॉइड लुकिंग डायरेक्टली एट पावरफुल लाइट सोर्सेज. जैसे सूरज को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना है, ये बताया गया है. या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग लैम्प या फिर बल्ब आपके घर में है, उसको डायरेक्टली नहीं स्टेयर करना है, हमेशा लाइन ऑफ साइट थोड़ी दूर रखनी है उससे, या फिर किसी डिफ्यूज एक पतले पेपर से, पतले कागज से, या फिर एक्सरे वाली शीट से देखते हैं. कभी भी आपको आंखों में इरिटेशन हो, उसे रब ना करें. ये हमारे घर के बड़े बड़ा बताते हैं हमें, बट जनरली हम अवॉइड कर जाते हैं वो सारी सीख, और होती है दिक्कत तो वॉश ही कर लेते हैं, मतलब रब कर लेते हैं उसको. बट हमेशा पानी से धो देना इज वेरी गुड, बिकॉज दैट कीप्स द आईज इन देयर नेचुरल कंडीशन. एंड उसको पानी जो है स्लो, बहुत ही हल्के प्रेशर से वो वॉश अवे करता है. अगर आपने आंख से गड़ा दिया तो यू मे फील दैट कि जब आपने आंख में कुछ चला गया, आपने रब कर लिया, तो बहुत लाल हो जाती है आपकी आंख. तो उसके पीछे रीजन यही है कि बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी आंखों में, और जो ये पूरा मोशन है हमारी आंख का, सीलियरी मसल्स जो है कंट्रोल करती हैं आई का मूवमेंट, वो सारी उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को रब करने की वजह से फट जाती हैं, इसलिए आपकी आंखें ब्लड शॉट और राइट दिखती हैं. एंड दैट इज द कॉज ऑफ इरिटेशन एज वेल एज इट मे हैम्पर द हेल्थ ऑफ योर आईज. तो पानी से धो लेना इज बेस्ट. देन रीड एट अराउंड 25 सेंटीमीटर का नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द आईज. कोई भी स्क्रीन हो, स्क्रीन से तो खास तौर पे कहा जाता है कि ज्यादा दूर रहे, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल लाइट निकल के आ रही है यहाँ से. इट इज अ लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स को कभी भी पास से नहीं देखना है. हमारे इससे हमें समझ में आ गया, वैसे तो सिर्फ पावरफुल के लिए लिखा है, बट एनी लाइट सोर्स इफ viewed from a very close distance can disturb your eyes. स्क्रीन्स को काफी दूर से देखें, जितना कि आप पढ़ पा रहे हो बस उतना दूरी. और जो आपके फिजिकल रीडिंग मटेरियल है, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उनको 25 क्या कहते हैं सेंटीमीटर का डिफरेंस, या फिर जो एक आपका बड़ा वाला रूलर होता है, इसको मान के चलिए कि इतना डिस्टेंस तो कम से कम होना चाहिए आपके व्यूइंग डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के रीडिंग डिस्टेंस में. तो दिस इज द बेसिक नॉर्मल डिस्टेंस दैट शुड बी फॉलोड. फिर आता है ब्रेल सिस्टम. ये बहुत बड़ी खोज थी फ्रॉम वेरी फेमस साइंटिस्ट नोन एज लुइस या लुई ब्रेल, and he was himself a very you know what do we say, he was a very revolutionary kind of a person. He was also physically disabled, or let's not use this word disabled anymore, we'll say he was physically challenged. उनकी आंखें बचपन से ही खराब थी एंड वो नहीं देख सकते थे. सो बट ही वॉज एन ऑप्टिमिस्ट, वो एक पॉजिटिव इंसान थे, एंड ही wanted that other people who are in the same condition as him should not face this problem. तो उन्होंने पढ़ने के लिए या चीजों को विजुलाइज करने के लिए एक मेथड बनाया, जिसको कहते हैं आज हम ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट ऐसे ही किसी भी नो इट इज अ स्पेशल वे ऑफ टेलिंग योर सेंसेस बाय द सेंस ऑफ टच, फील करके कि कैसे वो जो लिखी हुई चीज है वो क्या है, वो हम हमारा दिमाग परसीव करे. जैसे कि ब्रेस्ड, एक सरफेस पे जब कोई उभरी हुई चीजें होती हैं, जिसको ब्रेस्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनको हमारी आंखें अगर बंद भी हैं तब भी हम फील करके पता कर सकते हैं. अगर उसमें कुछ ग्रूव्स बने हुए हैं या फिर कोई चीजें उठी हुई हैं, दबी हुई हैं, तो वी कैन फील दोज क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स इन दैट. तो ब्रेल यही करता है, ऐसे छोटे छोटे सीखते टाइम छोटे छोटे ब्लॉक्स पे जो इंसान ब्रेल स्क्रिप्ट सीख रहा है उसके लिए ऐसे अब्रेजेस बनाए जाते हैं. तो इससे वो फिगर आउट करना सीखता है कि क्या लेटर्स हैं इंग्लिश के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में. तो इन्हीं को जब सक्सेशन में देखिएगा, कोई वर्ड अगर जैसे लिखा हुआ है कैट, तो अगर ऐसे सक्सेशन में दो डॉट्स बने हुए हैं, ये फिर एक डॉट ये बना है, फिर एक ऐसा वाला ये बना है. तो इफ अ पर्सन इज रीडिंग थ्रू दिस अपने हाथों से, जब वो ऐसे यहाँ तक पहुंचेगा
अगर उन्होंने काफी टाइम दिया है इसको सीखने के लिए, मेमोराइज कर लिया है सारे वर्ड्स का सेंसेशन, सारे लेटर्स का सेंसेशन, तो फिर वो फिगर आउट कर लेंगे दिस मीन्स क्या है। ऐसे करके इन्होंने इतनी इतनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनाई सो दैट even visually challenged people can learn, can read. एंड फिर उन्होंने इसके बाद एक और इन्वेंशन हुआ, ब्रेल स्क्रिप्ट रिलेटेड टाइपराइटर्स बने, कि उनके जो कीबोर्ड है टाइपराइटर के, उनके ऊपर भी ऐसे ही ब्रेल्स बने हुए थे, तो लोग जो अपनी बातें अब पढ़ना सीख चुके हैं उनको एक एबिलिटी मिली कि वो लिख भी सकते हैं इवन दो दे आर विजुअली चैलेंज। एंड एक बहुत ही फेमस महिला है डॉक्टर हेलन केलर, उनकी भी काफी सारी बुक्स हैं, मैंने याद है क्लास 6 में 7th में उनकी हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी अपने स्कूल में। तो उन्होंने भी ऐसे ही ब्रेल से पढ़ना शुरू किया था एंड शी बिकेम वेरी रिनाउंड ऑथर। So that's about it. I guess we have finished what we set out to learn today. Yes, and thank you. The class 8 section is now finished. The next class we will start with the class 10th part of our light journey, and probably उसमें सारे हम advanced topics courses को complete करेंगे, जैसे light से जितने भी तरह के images बनती हैं from different reflecting surfaces वो जानेंगे, सारे reflecting surfaces में particular उनके characteristics में difference जानेंगे, एंड उन सबको एक easy to remember way में हम सीखेंगे, और एक चार्ट भी मैं आप लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा जो शायद याद रखने में हमें मदद करेगा when we will be dealing with questions. Yeah, Shubham, you're right. The story of my life, Helen Keller. और उन्होंने और भी बुक्स लिखी थी, but this was a very empowering story to learn. So thank you, guys. Today's class is finished. I hope you guys have a nice time learning and have a good day.